नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं और इस प्रिपरेशन के दौरान हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है जो आपके आगामी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर हम लोगों को इतिहास के प्रिलिमिनरी के क्वेश्चनों में कुछ अजीब सा भय बना रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, और ख़ासकर तब जब वो क्वेश्चन और या वो भय हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट से जुड़ा हो, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हो। तो उसको देखते हुए हमारी टीम ने और मैंने एक ऐसा क्विक रिवीजन प्रोग्राम बनाने की सोची जो इससे आप उसे देखकर अपने आगामी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में तुरंत रिवाइज कर सकें। तो उसी रिवीजन के दौरान मित्रों हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें हमने अपने इतिहास में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ लिया था। यानी कहने का मतलब है हमने स्टोन एज, मेटल एज और आपका वैदिक पीरियड तक पढ़ लिया है। इसके बाद जो समय स्टार्ट हुआ था वो समय स्टार्ट हो गया था आपका 6वीं शताब्दी का, यानी हम लोग 16 महाजनपदों के भ्रमर में भी आ चुके थे। यानी हम लोगों ने देखा कि भारत में किस तरह 16 महाजनपदों का एक पूरा गणतंत्र व्यवस्थित हो चुका है। अब जब ये गणतंत्र मित्रों व्यवस्थित हो गया, अब हमारे पास आगे पढ़ने के लिए क्या है? तो आगे पढ़ने के लिए हमारे पास है कि भारत में ऐसा कोई साम्राज्य आगे आएगा जो इस पूरे क्षेत्र में, यानी पूरे भारत में, जो एक पूरा आर्यावर्त या आप इसे सप्त सैंधव के नाम से जानते हैं, उस पूरे क्षेत्र में राज्य करेगा। तो जब ये सारे 16 महाजनपदों में शासन बटा हुआ था मित्रों, तो किसी ने नहीं सोचा था कि कभी भविष्य में एक ऐसा साम्राज्य भी आएगा जो पूरे देश को एक सूत्रवत में बांट देगा। ठीक है, तो इसी एक सूत्रवत में बांटने के लिए आप देखते हैं कि इतिहास में जो पीरियड स्टार्ट होता है 16 महाजनपदों के बाद, या आप ये कह दीजिए 6वीं शताब्दी में, तो उसमें हम देखते हैं कि एक सशक्त साम्राज्य संगठित होगा भारत का, जिसे आप मौर्य साम्राज्य के तौर पर जानते हैं। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में जो एक साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने अशोक द ग्रेट यानी महान अशोक के बारे में भी पढ़ा है, तो वो किस साम्राज्य से संबद्ध था? तो मित्रों वो साम्राज्य संबद्ध था मौर्यों से। किससे मित्रों? मौर्यों से संबंधित था। यानी कहने का मतलब है जो हमारा ये जो अशोक के बारे में कहानी आएगी तो वो किस साम्राज्य से संबंधित आएगी? वो मित्रों साम्राज्य से संबंधित आएगी मौर्य साम्राज्य से। किससे मित्रों? मौर्य साम्राज्य से, यानी मौर्य साम्राज्य। अब बात ये आई कि क्या मौर्यों से पहले भारत में कोई और भी ऐसा शासक वर्ग तैयार हुआ था जिसने भारत को, या इस पृष्ठभूमि में, जैसे आज आपकी बात कर लें या आज के समय की बात कर लें, कोई भी पार्टी या कोई भी दल जो सत्ता में आता है, क्या वो बिना किसी मेहनत के आ जाता है या किस प्रकार वो संगठित होता है? यानी कोई भी व्यवस्था जो वर्तमान स्वरूप में आई होगी या जो इस स्वरूप में आई होगी, एक संगठित राज्य दिखा होगा, क्या वो ऐसे ही आ गया होगा? उससे पहले का कोई इतिहास नहीं था। अभी हम जब वैदिक युग के बाद 16 महाजनपदों में प्रवेश कर गए, तो जो आपने बनारस, शूरसेन और आपने कुरु, पुरु, भरत, ये सब बताए थे, तो क्या इससे पहले इनके बीच की कोई कहानी नहीं मौर्यों से पहले? तो इसके लिए भी एक हिस्ट्री में, इतिहास में इसका भी एक क्या है, पूरा का पूरा चित्रण दिया गया है। और इस समय को, जो ये है हमारा समय, ये यूनिक समय है। यानी कहें यूनिक का मतलब है एक ऐसा समय है जो एक ऐसे सशक्त राज्य को जागृत करता है, एक सशक्त भारत को यहाँ पर दिखता है जो धार्मिक रूप से भी सशक्त है, जो आर्थिक रूप से भी सशक्त है और सैन्य ताकत रूप से भी सशक्त है। तो इस सैन्य ताकत बनने में, एक धार्मिक राज्य बनने में, एक धार्मिक की अपनी एक प्रतिष्ठा प्रदान करने में
इससे पहले के समय को कैसे किया गया डिफाइन। तो मित्रों, मौर्य साम्राज्य से पहले की जो कहानी है, ये हम मौर्य साम्राज्य के बार बार बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हम लोग मौर्यों से बचपन से परिचित हैं। हमने 6th 7th 8th में भी अशोक महान, अशोक की लाट, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो अशोक के पहले के इतिहास को समझने के लिए क्या करेंगे? तो अशोक के पहले के इतिहास को मित्रों समझने के लिए हम उसे बांट देंगे। हम क्या कह देंगे? प्राचीन भारतीय इतिहास को 16 महाजनपदों के बाद का पूर्व मौर्य काल या पूर्व मौर्य काल। क्या हो गया ये पीरियड आपका? पूर्व मौर्य काल, यानी मौर्यों के पहले का काल, यानी पूर्वोत्तर मौर्य काल, प्री मौर्यास पीरियड, जिसे आप कह सकते हैं प्री मौर्यास पीरियड। और इसी के बाद का समय आपका कहलाएगा मौर्योत्तर काल, यानी पोस्ट मौर्य पीरियड। मौर्योत्तर काल यानी क्या हो जाएगा आपका? मौर्योत्तर काल, जिसे आप लोग कह देंगे पोस्ट मौर्य पीरियड। ये आपका पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका पीरी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मित्रों? पीरी पीरियड हो जाएगा। तो ये इस तरह हमने इतिहास को आसानी से समझने के लिए एक मिडिल का पूरा याद कर लिया, जिसे हमने मौर्य बोल दिया। और ये जो मौर्य समय है वो हमें इससे चिर परिचित हैं। हमने इसमें चाणक्य देखेंगे, हम इसमें अशोक देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे, और कई चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई विजयों का वर्णन करेंगे, उनके द्वारा लिखे गए इंस्क्रिप्शन अभिलेखों का वर्णन करेंगे। तो इनके बारे में हम पहले ही से परिचित हैं, ठीक है। आज मेरे इस क्लास के करने का पर्पज़ ये है कि आपका जो प्री मौर्य पीरियड है उसके बारे में आपको परिचय कराना, ठीक है। तो हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे किससे? प्री मौर्य पीरियड से या पूर्व मौर्य काल से मित्रों, ठीक है। और जो ये पूर्व मौर्य काल का जो कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है उसे देखते हैं। तो हम इधर उधर न चलकर सीधे बात करेंगे प्री मौर्याज। प्री मौर्यास पीरियड। तो मित्रों, प्री मौर्यास पीरियड में सबसे पहले किस क्षेत्र में प्री मौर्यास का उद्भव हुआ या कौन सा क्षेत्र, इनकी ज्योग्राफी क्या थी, इसके बारे में देखते हैं। तो आपको जब मैंने वैदिक सभ्यता के बाद 16 महाजनपदों की कहानी बताई थी तो उसमें कई जनपदों के नाम लिए थे। उन्हीं में से एक सबसे शक्तिशाली जनपद था जिसको हम लोगों ने जरासंध के जनपद के तौर पर देखा था, जिसको हमने महाभारत काल में भी उसका वर्णन के बारे में बात किया था। तो वो जनपद था आपका मगध। तो सबसे पहले बात आती है मगध साम्राज्य का उदय। किसकी बात आती है? मगध साम्राज्य का उदय के बारे में, यानी राइजिंग ऑफ मगधास, यानी सबसे पहले बात आती है मगध साम्राज्य का उदय, ठीक है। किसकी बात आ रही है? मगध साम्राज्य के उदय के बारे में बात आ रही है। तो जरा हम लोग देखते हैं मगध साम्राज्य के बारे में मित्रों। ठीक, तो मित्रों, मगध के उत्कर्ष के कारण में अगर हम पहले सबसे पहले देखें कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ। मथुरा था, पांचाल था, हमारा बनारस काशी था, हमारा कुरु था, लेकिन हम बात यहाँ पे मगध की क्यों कर रहे हैं? तो जब मित्रों यहाँ पे अगर हम मगध की बात करेंगे तो एक चीज़ आप यहाँ पे ज़रा समझ लीजिए। जैसे ये आपका क्षेत्र हमने भारत बनाया, वर्तमान स्वरूप भारत का बना रहे हैं मित्रों, ठीक है। तो ये जो भारत आपका बना, तो मगध जो आपका आएगा वो बिहार साम्राज्य, बिहार वर्तमान का जो बिहार क्षेत्र है उसमें आएगा। अब आप ये देखेंगे कि इसकी जो ज्योग्राफी है वो कितनी आकर्षक है मगध साम्राज्य को सशक्त बनाने के लिए। पहली बात तो ये कि इस समय का जो समय था वो द्वितीय नगरीकरण का समय था, यानी मनुष्य वैदिक पीरियड में लोहे जैसी
कठोर धातु उसने पा ली थी। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र इस समय पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये जंगल में बना हुआ था। तो जंगल में जब ये पूरा परिवर्तित था और ये चारों ओर से मित्रों पहाड़ी से घिरा हुआ था, चाहे इधर आपका मैकाल पर्वत हो, विंध्याचल पर्वत हो, चाहे आपका ग्रेट हिमालय का उधर का स्तर आ जाए और ऊपर आपका सतपुड़ा रेंज आ जाए, तो ये पूरा क्षेत्र और नीचे आपका छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र हो, तो ये काफ़ी सशक्त था। तो आप ये देख रहे हैं कि सबसे आवश्यक धातु कौन सी हो गई, सबसे आवश्यक धातु यहाँ पर लोहा थी। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पे बेस्ड थी, वो कृषि पे बेस्ड थी। और कृषि के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है मित्रों, यहाँ पर कृषि के लिए अगर आवश्यक चीज़ चाहिए तो सबसे आवश्यक चीज़ चाहिए लैंड, सबसे आवश्यक चीज़ चाहिए कृषि करने के लिए आवश्यक चाहिए जो इस समय अगर हम बात करें तो आपके बैल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें और दूसरी बात अगर हम आप बात कर सकते हैं इरिगेशन सिस्टम चाहिए, तो गंगा यमुना, गंगा के और ब्रह्मपुत्र का लाया हुआ पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र है, पहली बात तो ये समझ जाइए। दूसरी बात ये समझ जाइए लोहा आसानी से मिलने की उपलब्धता है। तीसरी बात अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो चारों तरफ ये अपने पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो जिसके कारण कोई भी विदेशी शक्ति अगर इस पर आक्रमण करती है तो पहले इसको यहाँ पर पर्वत पार करके इसके केंद्र में राजधानी में आना पड़ेगा, जो कि उस समय के संसाधनों और उस समय की स्रोतों के आधार पर उस समय के जो संसाधन उपलब्ध थे वहाँ से असंभव लगता सी बात थी। पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो मगध के उत्कर्ष की सबसे मेन कारण ये था कि उस समय की आवश्यक जितनी भी आवश्यक चीज़ें थीं वो मगध को आसानी से प्राप्त हो रही थीं, इसलिए मगध का यहाँ पर उत्कर्ष होता है। तो पहली बात आप समझ गए कि अर्थव्यवस्था के तौर पर है, सामरिक दृष्टि के तौर पर है और आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी सामरिक स्थिति और आपकी व्यापारिक स्थिति के लिए भी काफ़ी अनुकूल यहाँ पर परिस्थितियाँ उपलब्ध थीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है सामरिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी थी, इसलिए मगध का उत्कर्ष हुआ है। अब बात करते हैं कि ये जो उत्कर्ष हो रहा है मगध का मित्रों, इस क्षेत्र में कौन कौन से हमारे क्षेत्र या कौन कौन से राजवंश आपको पूर्व मौर्य काल में पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एक वंश आपको जो महत्वपूर्ण वंश पढ़ना है मगध साम्राज्य के उदय के साथ, वो वंश है आपका हर्यक वंश। कौन सा वंश है मित्रों? हर्यक वंश। ठीक है, कौन सा वंश? हर्यक वंश। दूसरे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हर्यक वंश के बाद जो वंश आया वो आपका था शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। दूसरा वंश क्या है मित्रों? शिशुनाग वंश। तीसरे वंश के बारे में यदि हम बात करें तो तीसरा वंश है यहाँ पर नंद वंश। क्या है मित्रों? नंद वंश। क्या है? तीसरा वंश आपका क्या है? नंद वंश है। तो ये तीन जो वंश हैं मगध में उदित होंगे और मौर्य काल से पहले के हैं, तो ये आपको यहाँ पर हमें क्या करने पड़ेंगे? देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर वंश यहाँ पर निकल के आ रहे हैं मित्रों। ठीक है, तो इसके बाद इसके अलावा मौर्योत्तर का पूर्व मौर्य काल में हमें क्या पढ़ना है प्री मौर्यस पीरियड में। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक तो टॉपिक हमारा ये हो जाएगा, दूसरा अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें, दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें तो दूसरे टॉपिक को यहाँ पर ही से हमें देखने पड़ेंगे विदेशी इन्वेजन, यानी विदेशी आक्रमण। यानी अब भारत पर विदेशियों के भी आक्रमण होना क्या हो जाएगा मित्रों? प्रारंभ हो जाएगा। यानी अब भारत में विदेशी भी हमले होने लगेंगे और यहीं पर आप देखेंगे कि पर्सिया हम पे हमला करेगा, हम पे हिंद यूनानी हमला करेंगे। ठीक है, और इस तरह हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर दो विदेशी हमले यहाँ पर हम देखेंगे प्री मौर्यस पीरियड में, और एक जो विदेशी हमला होगा वो होगा
एक विदेशी हमला जो होगा वो ईरानियों का हमला होगा या फारसियों का हमला होगा, ईरानी आक्रमण होगा, ठीक है, ईरानी आक्रमण होगा, ठीक, जिसे आप फारस के आक्रमण के तौर पर जानते हैं। और दूसरा जो होगा वो यूनानियों का आक्रमण होगा। किनका होगा? यूनानी आक्रमण होगा, जिसे में आप सिकंदर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सिकंदर के बारे में जानेंगे मित्रों, ठीक है। बात समझे यहाँ पर आप लोग? क्या ये कहानी हुई प्री मौर्य पीरियड में। फिर मौर्य आ जाएंगे आपके। मौर्य के अगर हम बात करें तो मौर्य का जो समय होगा वो होगा 323 बीसी से कितने तक? 323 बीसी से 185 बीसी तक यहाँ पर। और ये जो समय होगा अगर हम प्री मौर्य बात करें तो आपका 600 से लेकर ये 300 तक मामला इनका क्या करेगा? चला जाएगा। 320-23 तक इनका मामला चला जाएगा, जो 16 वहाँ जनपद की यहाँ पर बात है। फिर मौर्योत्तर काल में अगर हम देखें यहाँ पर कौन कौन से वंश आएंगे तो मौर्योत्तर काल में आपका शुंग वंश आ जाएगा। कौन सा वंश आ जाएगा? शुंग वंश आ जाएगा। फिर आपका मौर्योत्तर काल में एक अगला कण्व वंश आ जाएगा। कौन सा मित्रों? कण्व वंश आ जाएगा। फिर आपका इसी काल में एक ऐसा वंश आएगा जो दक्षिण भारत में भी होगा, जिसे आंध्र या आप इसका नाम जानते होंगे सातवाहन वंश के नाम से। किस वंश के नाम से? सातवाहन वंश के नाम से। और फिर इसके बाद ये तो 3 देसी राजा होंगे, ठीक है, यानी इन्हीं के मात्यामात्यों का एक शासन होगा। इसके बाद से मौर्योत्तर काल में पुनः विदेशी आक्रमण होगा। यहाँ विदेशी आक्रमण जरा आप समझिए, भारत पर विदेशी आक्रमणों का क्रम कम नहीं है, ठीक है। भारत पर विदेशी आक्रमण समय समय पर होते रहे हैं, चाहे मौर्यों से पहले भी हों चाहे मौर्यों के बाद भी हों। मौर्यों से पहले आप 2 विदेशी आक्रमणकारी देखेंगे और मौर्यों के बाद फिर आप और विदेशी आक्रमण देखेंगे, जिनमें सबसे पहले आएंगे हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक। कौन आ जाएगा? इंडो ग्रीक आ जाएंगे, ठीक। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे आ जाएंगे शक। कौन आ जाएगा मित्रों? शक। तीसरे की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो तीसरे हमारे आ जाएंगे पहलव। कौन आ जाएंगे मित्रों? पहलव आ जाएंगे। और चौथे अगर हम बात करें तो ये चौथे हमारे कौन आ जाएंगे? कुषाण आ जाएंगे। और कुषाणों के बाद एक अगला युग आ जाएगा जिसे आप कह सकते हैं प्री गुप्ता पीरियड, और इसके बाद गुप्त साम्राज्य आ जाएगा। तो यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मित्रों प्री मौर्य पीरियड की कहानी को डिस्कस करेंगे। किसकी कहानी को डिस्कस करेंगे? प्री मौर्य पीरियड की कहानी को डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत में प्री मौर्य पीरियड की बात स्टार्ट होती है। ठीक है मित्रों, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी, और हमारी कहानी स्टार्ट होती है प्री मौर्य पीरियड में। कौन से पीरियड में? प्री मौर्य पीरियड में, यानी प्री मौर्याज पीरियड। यानी इसे आप कहेंगे पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल। तो पूर्व मौर्य काल में मित्रों अगर हम सबसे पहले जो मगध में शासक हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो वंश हर्यक वंश से भी पहले है। वो वंश है आपका बृहद्रथ वंश। कौन सा है? बृहद्रथ वंश। ठीक है। कौन सी है पहली डायनेस्टी? सबसे पहली मगध में साम्राज्य जो आएगा वो आएगा बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश है मित्रों? बृहद्रथ वंश। और इस वंश की बारे में यदि हम बात करते हैं तो इस वंश का जो संस्थापक था मित्रों, इस वंश का संस्थापक आपका कौन है? बृहद्रथ ही है। इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है मित्रों? बृहद्रथ है। यदि हम बृहद्रथ के बारे में और जानकारी करें, इस वंश के संस्थापक के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? वो आपका बृहद्रथ ही है। ठीक है। दूसरी बात, इस वंश का सबसे महान राजा या प्रसिद्ध राजा शब्द का यूज़ करें जो आपको
सबसे प्रसिद्ध राजा के बारे में बात करें, प्रसिद्ध राजा जो हुआ था मगध का, वो हुआ था जरासंध। कौन हुआ था? जरासंध हुआ था। जरासंध हुआ था, ठीक है। कौन हुआ था इसका प्रसिद्ध राजा? जरासंध था। तो बृहद्रथ और जरासंध के बारे में यदि हम बात करें तो बृहद्रथ का ये क्या था? ये पुत्र ही था। जरासंध क्या था? पुत्र ही था। तो ये बात, इतनी कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे और इस जरासंध का नाम आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये जरासंध आपको कहाँ मिला था? ये जरासंध आपको भीम द्वारा मारा गया था। ये कहानी आपको महाभारत के पर्व में दिखती है। यानी इस तरह आप ये कह सकते हैं कि बृहद्रथ वंश का जो सोर्स है या जो स्रोत है वो आपका क्या है? एक महाभारत। और महाभारत से पहले भी इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। वो जानकारी मित्रों मिलेगी कहाँ पर? पुराणों में। कहाँ पर मिलेगी? पुराणों में। कहाँ पर मित्रों? पुराणों में मिलेगी। ठीक है, बात समझे यहाँ पर? ठीक है। और यहीं पर यदि हम बात कर लें इस वंश के अंतिम राजा के बारे में, इस वंश के अंतिम राजा के बारे में यदि हम बताएं तो इस वंश का अंतिम राजा जो होगा वो होगा रिपुंजय। कौन होगा? इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय होगा। कौन होगा मित्रों? इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी बृहद्रथ वंश की। और इस रिपुंजय की हत्या उसके अमात्य के द्वारा ही कर दी जाती है और वो अमात्य इस मगध में एक नए साम्राज्य की नींव रखता है। और जो नया साम्राज्य है जो मगध में आने वाला है और काफ़ी प्रसिद्ध साम्राज्य है और इतिहास में एक अपनी अमिट छाप छोड़ता है, उस वंश का नाम है हर्यक वंश। क्या नाम है? हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश से कहानी स्पष्ट है और कई ग्रंथों में बताई गई है, साथ साथ चलती है। चाहे वो आपका सनातन या हिंदू धर्म का साहित्य हो, चाहे जैन धर्म का साहित्य हो, चाहे मेनली बौद्ध धर्म का साहित्य हो। तो हर्यक वंश के अगर हम कार्यकाल के बारे में बात करें, किसके बारे में? कार्यकाल के बारे में बात करें हर्यक वंश के, तो इसको कार्यकाल है 544 बीसी से। कब तक? 544 बीसी से ये चलेगा 412 बीसी तक। कब तक चलेगा मित्रों? 412 बीसी तक। कब तक चलेगा? हर्यक वंश आपका 544 बीसी से 412 बीसी तक चलेगा। ठीक है। और इस वंश की विशेषता की अगर हम बारे में बात करें तो इस वंश की विशेषता ये है कि इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस वंश को? इस वंश का एक नाम मित्रों क्या है? पितृहंता वंश। क्या है मित्रों? पितृहंता वंश भी इसको एक हम कहते हैं। क्या है? पितृहंता वंश भी हम इसे कहते हैं। अब इस वंश के बात करते हैं कि संस्थापक कौन थे। पितृहंता क्यों कहा गया? अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसे हम पितृहंता क्यों कहते हैं, वाई इट इज़ नोन एज पितृहंता, वो मित्रों इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो राजा बनेगा, जो उत्तराधिकारी होगा, वो अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठेगा। इसलिए इस वंश के लिए पितृहंता शब्द कहा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन था। क्या? इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश के संस्थापक के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों इस वंश का जो संस्थापक है, इस वंश का संस्थापक है वो है बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसका नाम क्या है? बिंबिसार है इसका नाम। क्या है मित्रों? इसका नाम बिंबिसार है, जो गद्दी पर बैठेगा। कब से गद्दी पर बैठेगा मित्रों? जो गद्दी पर बैठेगा 544 बीसी में। कब बैठेगा? 544 बीसी में। ठीक है। पाँच सौ 44 बीसी में बैठेगा।
544 बीसी से 544 बीसी से ये बैठेगा कब तक? ये बैठेगा 492 बीसी तक। कब तक बैठेगा? 492 बीसी तक बैठ जाएगा, गद्दी पर राज करेगा। ठीक है, 544 से 492 बीसी तक बैठेगा। ठीक, संस्थापक हो जाएगा। ठीक, यदि हम बात करें इसके बारे में और, तो मित्रों ये जो आपका बिंबिसार है इसको एक नाम से और जाना जाता है और वो नाम है श्रेणिक। इसका अन्य नाम अगर हम बात करें, अन्य नाम अगर हम देखें तो इसका अन्य नाम क्या है मित्रों? श्रेणिक नाम से भी ये क्या है? जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? श्रेणिक नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस व्यक्ति ने मगध साम्राज्य को कितना लाभ पहुंचाया या मगध साम्राज्य इसके कार्यकाल में कितना सशक्त राज्य के रूप में उभरा, इस पर ज़रा विचार करते हैं। तो ये व्यक्ति जो है बिंबिसार मित्रों, इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या किया? इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए विवाह, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में अपना साम्राज्य बढ़ाने के दो तरीके होते थे कि तो आप युद्ध द्वारा साम्राज्य जीतें, डेमोक्रेसी तो होती नहीं थी, लोकतंत्र तो होता नहीं था, या आप वैवाहिक संबंध द्वारा साम्राज्य की सीमा, अपने मित्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ाते जाएं और उन्हें इस तरह अपना साम्राज्य बढ़ा लें। तो यहाँ पर जो बृहद्रथ महोदय हैं, बिंबिसार महोदय हैं, वो क्या करेंगे? वो विवाह पैटर्न की ओर मूव करेंगे, क्योंकि अभी इनके बारे में इतना कहा जाता है कि युद्ध के लिए ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहते थे। तो इन्होंने विवाह पैटर्न के द्वारा अपना साम्राज्य बढ़ाया और साम्राज्य विस्तार के दौरान इन्होंने अपनी प्रथम विवाह, इनका फर्स्ट विवाह जो होगा, प्रथम विवाह की करने चाहेंगे और मगध साम्राज्य की मित्रता जिस राष्ट्र से होगी वो राष्ट्र होगा लिच्छवी। कौन सा राष्ट्र होगा? लिच्छवी। ठीक है, तो इनका प्रथम विवाह किससे हो जाएगा? इनका प्रथम विवाह चेलन्ना से हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ये चेलन्ना कौन है मित्रों? चेलन्ना के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो हैं लिच्छवी नरेश, क्या हैं? लिच्छवी नरेश, यानी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। क्या थी? नरेश चेटक की बहन है। कौन? आपकी चेलन्ना। बात समझे यहाँ पे? लिच्छवी क्षेत्र से इनके संबंध हो जाएंगे और जब लिच्छवी क्षेत्र से इनके संबंध हो जाएंगे तो इस तरह मगध की सीमा लिच्छवी में मिलने लगेगी। ठीक है, तो एक राज्य इन्होंने अपनी चेलन्ना से विवाह करके अपनाया। ठीक है, और दूसरा विवाह जो ये करेंगे वो करेंगे सेकेंड मैरिज। सेकेंड विवाह इनका जो होगा वो होगा कौशल देवी से। किससे होगा? कौशल देवी से मित्रों। कौशल देवी से इनका दूसरा विवाह हो जाएगा और ये कौशल देवी से विवाह के कारण इन्हें कौशल नरेश, या ये जो भी समझें आप, कौशल नरेश क्या करेंगे? कौशल नरेश जिसकी राजधानी क्या है? अयोध्या थी, पता होना चाहिए। कौशल के राजा प्रसेनजित, कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन है। ये किसकी बहन है? प्रसेनजित की बहन है। ठीक है, अब चूंकि राजकुमारी हैं, किसी राजा की बहन हैं, किसी राजा की पुत्री हैं, तो फिर अच्छा खासा डाउरी मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा खासा डाउरी मिला तो कौशल देवी से विवाह करने के कारण इन्हें दहेज में क्या मिल जाएगा? दहेज में मगध को काशी प्राप्त हो जाएगा, जो आप 16 महाजनपदों में से एक जनपद के रूप में देखे थे कल। ठीक है, अपने 16 महाजनपदों के रूप में एक जनपद में देखे थे। ठीक है मित्रों, ठीक है। अब एक विवाह किया, दो विवाह किए, अब ये करेंगे अपना थर्ड मैरिज। कौन सी मैरिज? थर्ड विवाह करेंगे। क्या?
तीसरा विवाह करेंगे मित्रों। और तीसरा विवाह जो इनका होगा मित्रों वो होगा अंग आपकी कुरु राजकुमारी से, जिनका नाम क्या है, क्षेमा है। क्या नाम है, क्षेमा। और ये हैं कौन, ये कुरु राजकुमारी हैं। आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, कल मैंने इसीलिए आपको 16 महाजनपद बता दिए थे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं इनका लिच्छवी से भी अच्छा संबंध है, ठीक है। नेपाल बॉर्डर तक सीमा पहुंच गई, अवध तक यानी उत्तर प्रदेश तक सीमा पहुंच गई, काशी पूरा इनको मिल गया। फिर इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुरु इनको मिल जाता है, यानी कुरु के साथ इनके संबंध हो जाते हैं। इसके साथ अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए एक और काम करते हैं कि इन्होंने एक राज्य जिसका नाम था अंग देश, जिस अंग देश पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, अंग देश पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड अंग एंड, जब उसने अंग देश पर आक्रमण किया और उसे अपने यानी इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। किस में मिला लिया, मगध साम्राज्य में क्या कर लिया, इसको इंक्लूड कर लिया, साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया। क्या, मगध साम्राज्य में इन्हें क्या कर लिया, मिला लिया। तो बिंबिसार के बारे में आप ये समझ रहे होंगे कि सबसे पहले इन्होंने विवाह किया चेलन्ना से और लिच्छवी से दोस्ताना संबंध बनाए, फिर कौशल देवी से विवाह करके अवध के साथ दोस्ताना संबंध बनाए और यहीं पर नहीं रुके, काशी को दहेज में पा लिया और इसके बाद अंग देश पर आक्रमण करके मगध साम्राज्य को अपने में क्या कर लिया, मिला लिया। तो इस तरह आप देखते हैं कि जो बिंबिसार हैं वो किस तरह अपने राज्य को क्या करते हैं, विस्तार करने में लगे हैं। अब यहाँ पर बात कर देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस समय अंग देश का राजा कौन था। तो यदि हम अंग देश के राजा के बारे में बात करें तो इस समय अंग देश का राजा ब्रह्मदत्त हैं। कौन था मित्रों, ब्रह्मदत्त अंग देश का राजा था, जिसे पराजित किया था बिंबिसार ने। किसने पराजित किया था, बिंबिसार ने, ठीक है मित्रों। बिंबिसार ने इन्हें क्या किया, पराजित किया, ठीक। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थीं तो यहीं पर अगर हम बात करें बिंबिसार की राजधानी कहाँ पर थी, क्या बिंबिसार की जो है वो राजधानी कहाँ पर थी। तो मित्रों बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह बनाई थी। कहाँ बनाई थी, राजगृह, राजगृह बनाई थी, जिसका पहले नाम गिरिब्रज था, जो बृहद्रथ की राजधानी थी। किसकी थी, बृहद्रथ की या जरासंध की राजधानी थी गिरिब्रज। उसकी जगह इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया गिरिब्रज को बनाया मित्रों, ठीक है। किसे बनाया, गिरिब्रज को बनाया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 16 महाजनपदों में आपने एक जनपद तो मगध देख ही लिया, उसके बाद लिच्छवी 2 देख लिए, कौशल देख लिया, काशी देख लिया, कुरु देख लिया और अंग देख लिया। अब एक जनपद और था जिसके लिए बिंबिसार ने एक और क्या किया, एक और पैटर्न खेला और वो पैटर्न था सॉफ्ट डिप्लोमेसी। ये तो था रिलेशन डिप्लोमेसी, ये था एग्रेसिव डिप्लोमेसी का कारण। अब इसके लिए बाद वो इन्होंने आज की कूटनीति खेली जिसको आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं। और इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए उसने क्या किया, बृहद्रथ ने अपने राजवैद्य, क्या नाम था उनके राजवैद्य का, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने राजवैद्य जीवक, क्या नाम है, अपने आयुर्वेदाचार्य हैं जिनका नाम क्या है, जीवक है। ये कौन हैं, ये राजवैद्य हैं। और किसके राजवैद्य हैं, ये बिंबिसार के राजवैद्य हैं। अपने राजवैद्य को अवंती भेजा। कहाँ भेजा, अवंती भेजा। और अवंती भेजने का पर्पस क्या था, अवंती भेजने का पर्पस ये था कि अवंती के राजा प्रसेनजित, क्या नाम था, चंडप्रद्योत, अवंती के राजा जो थे चंडप्रद्योत, अवंती के राजा अवंती के राजा जो हैं चंडप्रद्योत को पीलिया यानी जॉइंटिस से बचाने के लिए, को पीलिया के उपचार के लिए
किसे भेजा? जीवक को भेजा। ठीक है मित्रों, आप ये समझ रहे होंगे कि चंड प्रद्योत को भेजकर क्या हुआ? ये हुआ, इनको सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंतर्गत एक दोस्त और मिला जिसका नाम अवंती था। ठीक, अब एक चीज़ और बता दूं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये बात ध्यान रखना, ये काफ़ी पूछा जाता है यूपी में खासकर। ठीक, अब इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे आप दिख रही होगी, इनका जो समय है, किनका? इनका जो समय है, अगर हम बात करें यहाँ पर, इनका जो समय है आपके किनका? बिंबिसार का। ये वो समय है जब भारत में एक व्यक्ति पैदा होने वाला है और उस व्यक्ति का नाम था क्या? महात्मा बुद्ध। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध। यानी आप ये कह सकते हैं महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 563 BC में होता है, वो उस समय मगध के राजा कौन हैं? तो उस समय महात्मा बुद्ध के समय मगध के राजा बिंबिसार हैं। ठीक है, अब चूंकि बिंबिसार काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी लंबे समय से राजकाज कर रहे हैं, उनका पुत्र भी बड़ा हो गया है और वो चाहता है कि पिताजी अब हमें क्या कर दें? हमें सत्ता सौंप दें। लेकिन सत्ता कोई ऐसे सौंपना नहीं चाहता। तो जब सत्ता ऐसे उसे पुत्र को इनके को नहीं मिलती दिखती है, तो इनके पुत्र, किनके? बिंबिसार के पुत्र अपने पिता की क्या कर देंगे? हत्या कर देते हैं। और अपने पिता की हत्या अपने पिता की हत्या करने के कारण गद्दी पर बैठते हैं। और जो व्यक्ति गद्दी पर बैठ रहा है उस व्यक्ति का नाम है क्या? उस व्यक्ति का नाम है अगला अजातशत्रु। क्या नाम है मित्रों? अजातशत्रु। यानी कहने का मतलब है कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर क्या हुआ? बैठा। क्या हुआ? अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु का जो समय है वो है आपको 492 BC से कितने? 492 BC से 460 BC तक। कित तक? 460 BC तक का जो समय वो बिंबिसार का समय, वो अजातशत्रु का समय है। और ये जो अजातशत्रु हैं, जिन्हें एक अन्य नाम से जाना जाता है, और इनका जो अन्य नाम है अजातशत्रु का, इनका अगर हम अन्य नाम बात करें तो इनका अन्य नाम है कुणिक। क्या नाम है? कुणिक इनका एक अन्य नाम है। ठीक है, अन्य नाम क्या हो गया? कुणिक हो गया। ठीक, तो अजातशत्रु से पहला जो पॉइंट आता है, वो पहला पॉइंट है कि इनके समय में 2 महान संतों की मृत्यु हो रही होगी। ध्यान से देखिए, जो ये समय है ये बता रहा है कि इनके समय भारत में 2 धर्मगुरुओं की मृत्यु हो रही है। एक धर्मगुरु जो अभी आपसे डिस्कस किए थे, आज महात्मा बुद्ध, और इसके बाद एक और धर्मगुरु होंगे जो जैन धर्म के तौर पर जाने जाएंगे, जिनका नाम है महावीर स्वामी। यानी इनके समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। किनकी मृत्यु हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। और ये जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो रही है वो समय था आपका, याद हो आपको, 483 BC। और इन्हीं के समय एक और धर्मगुरु की मृत्यु हो रही है जिनका नाम है महावीर स्वामी। क्या नाम है? महावीर स्वामी नाम है। उनकी भी मृत्यु हुई इन्हीं के टाइम पर। और इनके समय महावीर स्वामी जो 468 BC में जिनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, 483 BC में महात्मा बुद्ध की मृत्यु और 468 BC में महावीर स्वामी की मृत्यु। और इस समय महात्मा बुद्ध द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म भारत में काफ़ी फेमस हो रहा था। क्या हो रहा था? भारत में काफ़ी फेमस हो रहा था। तो यहीं पर देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कारण इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए क्या किया? इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए महात्मा बुद्ध के शरीर के भागों को लेकर स्तूपों का निर्माण किया। और कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने समय लगभग कितने स्तूपों को निर्माण कराया? 8 स्तूपों का मित्रों क्या किया? निर्माण कराया। कितने स्तूपों का निर्माण करवा रहा है?
8 स्तूपों का निर्माण कराया। और यहीं पर नहीं रुकता है अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या और करता है? अजातशत्रु पहली बौद्ध संगति कराता है। क्या कराता है? पहली बौद्ध संगति भी अजातशत्रु कराता है, यानी महासम्मेलन आयोजित किया गया किसका? बौद्ध धर्म का। तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया, और पहली बौद्ध संगति जो है वो हो रही है, अगर हम यहाँ पे समय बता दें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद यानी 483 BC में। और कहाँ पर हो रही है? अगर प्लेस के बारे में बात करें तो वो हो रही है राजगृह में। कहाँ पर हो रही है मित्रों? तो वो हो रही है राजगृह में हो रही है। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति हो गई कहाँ पर? राजगृह में हो गई। कहाँ पर हो गई मित्रों? राजगृह में हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये थोड़ा अपने पिता की अपेक्षा मैरिज डिप्लोमेसी पे कम विश्वास करता था। इसने क्या किया? इसने एक अभिजित क्षेत्र को जीता, और वो अभिजित क्षेत्र था बज्जी। कौन सा? बज्जी पर आक्रमण किया। पर आक्रमण किया। आक्रमण करके क्या किया? मगध में मिला लिया। मगध में क्या किया? मिला लिया। मगध में क्या किया मित्रों? मिला लिया। बज्जी पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया। ठीक, और इसके लिए इसने, आपने महिष्मती साम्राज्य देखा होगा, बाहुबली प्रभास की पिक्चर, तो ऐसे ही 2 हथियारों का प्रयोग किया। इस आक्रमण के दौरान 2 हथियार इसने लिए, जिसे एक का नाम रथ मूसल कहा गया। क्या कहा गया? रथ मूसल, जो आपने देखा होगा भल्लाल देव लेके चल रहा था। रथ मूसल देखा था ना, भल्लाल देव लेके चल रहा था। और दूसरा आपने देखा होगा प्रभास पत्थर मार रहा था, जिसे कहा गया महाशिलाकंटक। क्या कहा गया? महाशिलाकंटक। ये दोनों हथियार मित्रों आपने बाहुबली फर्स्ट पार्ट में यूज़ करते हुए देखे होंगे, रथ मूसल और महाशिलाकंटक। ठीक है, दोनों हथियारों का प्रयोग किया। ठीक, अब उसने अपना, जब हम देखते हैं इसका विवाह किससे हुआ मित्रों, तो इसका विवाह प्रसेनजित की पुत्री, किसकी? प्रसेनजित की पुत्री, प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से इसका विवाह क्या हुआ? विवाह हुआ। वजीरा से इसका विवाह हुआ। किससे किया इसने? प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से इसने विवाह जो है वो किया मित्रों। ठीक है, तो ये तो हुआ अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का भी समय देखिए, 492 से 460 तक जिंदा रह गए। जब 492 से 460 तक जिंदा रह गए तो इनका भी पुत्र परेशान हो गया कि पापा हमारे मर ही नहीं रहे हैं, हम सत्ता में कैसे आएँ। तो सत्ता में कैसे आने का जो पापा ने किया था वही पुत्र भी करेगा, यानी जैसे उदयन के बाबा या दादा की हत्या अजातशत्रु ने की थी, वैसे ही उदयन अपने पिता की हत्या करके क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो अगला राजा इस वंश का जो बनता है उसे क्या कहा गया? उसे उदयन का, क्या नाम है उसका? उसका नाम उदयन है। क्या नाम है मित्रों? उसका नाम उदयन है। ठीक है, ठीक, बात समझ में आई। और इसका अगर हम बात देखें तो ये 460 BC से 440 BC तक शासन करेगा। कब तक करेगा? 460 BC से 440 BC तक शासन करेगा। और ये शासन कर रहा है तो इस शासन के दौरान वो अपनी राजधानी कैपिटल भी चेंज करेगा, और अपनी राजधानी अब जिस नए नगर को बसाया है, ये एक नया नगर भी बसाएगा मित्रों, जिसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। क्या नाम है? पाटलिपुत्र है। और ये जो नदी है ये गंगा और
गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। बाद में इस पाटलिपुत्र के पास ही आप एक नए शहर को देखेंगे जिसे शेरशाह आके देखेगा और उसका नाम पाटलिपुत्र से क्या कर देगा मित्रों, पटना कर देगा। ठीक है, इसी शहर का नाम पटना कर देगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी या इसने कुछ ज़्यादा विशेष काम नहीं किए, केवल एक नगर ही बसाया जिसे बाद में पटना कहा गया। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र अनिरुद्ध गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अनिरुद्ध गद्दी पर बैठा। अनिरुद्ध के बाद इसका अगला पुत्र मुंडक गद्दी पर बैठा और मुंडक के बाद ये कहा जाता है इस वंश का जो अंतिम राजा है, इस वंश का जो अंतिम राजा था वो उसका नाम अगर हम बात करें तो वो है आपका नागदशक। क्या नाम है? हर एक वंश के अंतिम राजा का नाम नागदशक है, जिसकी हत्या उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा कर दी जाएगी। किसके द्वारा कर दी जाएगी? शिशुनाग द्वारा इसकी क्या कर दी जाएगी मित्रों? हत्या कर दी जाएगी। और इस तरह मगध पर एक नए साम्राज्य का उदय होगा और वो नया साम्राज्य क्या कहलाएगा? आपका शिशुनाग वंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शिशुनाग वंश कहलाएगा। तो इसके बाद जो इसकी हत्या कर दी जाएगी, इसकी हत्या कर दी जाएगी बाई इसके अमात्य जिसका नाम है शिशुनाग। क्या है मित्रों नाम? शिशुनाग है। और एक नए वंश की स्थापना करेगा मगध पर, जो कौन सा वंश होगा? जो मित्रों नाग वंश के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है नाग यानी शिशुनाग। इसकी तरफ चलते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अपना अगला मगध की गद्दी पर जो बैठ रहा है अगला वंश यानी तीसरा वंश है जो हमारा, वो है आपका नागवंश। कौन सा वंश है मित्रों? नागवंश है। ठीक है, कौन सा वंश है? नागवंश है। और शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो कब तक शासन करेगा? जो 412 बीसी से 344 बीसी तक शासन करेगा। कब तक करेगा? 412 बीसी से 344 बीसी तक शासन करेगा। इस वंश में ज़्यादा फेमस राजा नहीं हुए हैं। ठीक है मित्रों, ज़्यादा फेमस राजा नहीं हुए हैं। इस वंश के अगर हम बारे में बात करें तो इस वंश का संस्थापक पहले देख लेते हैं। तो इस वंश का अगर हम देखें संस्थापक, तो संस्थापक अभी आपको बताया ही है। कौन बना संस्थापक? शिशुनाग बना। कौन बना मित्रों? शिशुनाग बना। और शिशुनाग के अगर हम कार्यकाल के बारे में देखें तो 412 बीसी से कब तक रहेगा? 394 बीसी तक। कब तक? 412 बीसी से 394 बीसी तक। ठीक है, और इस दौरान वो अपनी राजधानी कहाँ ले जाएगा? वो अपनी राजधानी चेंज करेगा। क्या करेगा? राजधानी चेंज करेगा। और राजधानी जो हो जाएगी अब यहाँ की राजधानी चेंज हो जाएगी। और राजधानी जो हो जाएगी मित्रों क्या हो जाएगी? अब इनकी राजधानी वैशाली हो जाएगी। क्या है? वैशाली इनकी राजधानी हो गई। ठीक। शिशुनाग के बाद इसका पुत्र क्या? शिशुनाग के बाद इसका पुत्र क्या नाम है उसका? काला अशोक। कौन बनेगा? काला अशोक अगला राजा बनेगा। क्या नाम है उसका? काला अशोक। और काला अशोक का कार्यकाल अगर आप देखेंगे 394 बीसी से ये चलेगा 366 बीसी तक। ठीक है, कब तक चलेगा? 366 बीसी तक। और काला अशोक इस वंश का वो राजा है जिसने पहले अपनी राजधानी वैशाली रखा और उसके बाद वैशाली से राजधानी स्थानांतरित कर लेगा। लेकिन इसने जब अपनी राजधानी स्थानांतरित की उससे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म की अगली संगति यानी अगली बौद्ध संगति का क्या किया? शुरुआत की। अगली बौद्ध संगति सम्मेलन कराया। तो अगली बौद्ध संगति देखते हैं। अगली बौद्ध संगति कराई। अगली बौद्ध संगति अगर हम बात करें तो काला अशोक का एक नाम और है काकवर्ण। क्या है? कैसा कलर है इसका?
काक वर्ण है और इसने बौद्ध संगति कराई जो थी 383 बीसी में। 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया। दूसरी बौद्ध, ये संगतियाँ डिटेल से हम लोग मित्रों पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में संगति का आयोजन कराया और इस आयोजन के बाद जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ पे हुआ। अगर हम इस बौद्ध संगति के आयोजन स्थल के बारे में बात करें तो स्थल क्या था, यहाँ का स्थल जो था वो वैशाली थी। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो काला अशोक हैं द्वितीय बौद्ध संगति करा रहे हैं, तो ये द्वितीय बौद्ध संगति जो इनकी हो रही है इसमें हुआ क्या था, तो मित्रों इसमें जो आपके बौद्ध धर्म हैं वो दो भागों में बट जाएंगे। एक बौद्ध धर्म स्थावर होगा और एक आपका महासंज्ञक हो जाएगा। बौद्ध धर्म जो होगा दो भागों में बटेगा मित्रों, एक आपका स्थावर हो जाएगा और एक आपका महासंज्ञक हो जाएगा। और इसके साथ ही एक दो पिटकों की भी रचना होगी। एक पिटक आपका सुत्त पिटक होगा और एक आपका विनय पिटक होगा। आप जानते हैं त्रिपिटक हैं, ठीक है, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक बन जाएगा इस संगति में, यानी दो पिटकों की रचना हो जाएगी। एक पिटक रह जाएगा जो सम्राट अशोक जो आने वाले हैं मौर्यों में वो बनवाएंगे। तो काला अशोक को केवल बौद्ध संगति के लिए ही याद किया जाता है और काला अशोक ने इसके बाद अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। और अब राजधानी काला अशोक कहाँ ले आए, अब राजधानी पुनाहना से पाटलिपुत्र आ गई। पाटलिपुत्र पुनः स्थानांतरित की, पुनः स्थानांतरित कर दी। यानी अब राजधानी क्या हो गई इनकी, अब राजधानी पुनः क्या हो गई, अब राजधानी पुनः से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगला राजा या अंतिम राजा, तो इस वंश का अंतिम राजा कौन था। अंतिम राजा की अगर हम बारे में बात करें तो इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। कौन था मित्रों, नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन की हत्या इसका ही अमात्य कर देगा और वो आपका महापद्मानंद और अगली सन्नति, अगले वंश, अगली डायनेस्टी की स्थापना करेगा जो नंद वंश के नाम से जानी जाएगी। किस नाम वंश से जानी जाएगी, नंद वंश के नाम से जानी जाएगी। यानी इसकी हत्या अगर हम बात करें, इसकी हत्या किसने की मित्रों, इसकी हत्या इसके अमात्य महापद्मानंद ने की। किसने कर दी, महापद्मानंद द्वारा इसकी हत्या क्या हो जाती है, इसकी हत्या हो जाती है और एक नए वंश की स्थापना होती है। और ये जो नया वंश है ये कौन सा वंश होगा, ये आपका नंद वंश होगा। कौन सा वंश मित्रों, नंद वंश होगा। और नंद वंश की खासियत ये है कि भारत में प्रथम शूद्र शासक के तौर पर या प्रथम शूद्र शासक के तौर पर यहाँ से आएंगे। प्रथम शूद्र शासक यहाँ पे आपको मिलेगा मित्रों। प्रथम शूद्र शासक कहाँ पे मिलेंगे, नंद वंश में मिलेंगे। और नंद वंश का अगर हम कार्यकाल देखें तो नंद वंश का कार्यकाल आपका रहेगा 344 बीसी से कहाँ तक, 344 बीसी से रहेगा ये 323 बीसी तक। यानी अब आपके इतिहास में एक मोड़ आने वाला है और अब आपको मौर्य साम्राज्य जैसा एक केंद्रीकृत सशक्त राज्यवंश मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके हम संस्थापक के बारे में, जो हत्या कर रहा है वही क्या होगा, इसका संस्थापक होगा। और वो कौन है, महापद्मानंद है। कौन है मित्रों, महापद्मानंद इसका संस्थापक है। और प्रथम क्या हो गया, ये प्रथम शूद्र शासक बन जाता है ये। ठीक है, और इसकी खासियत ये है, ये कलिंग पर हमला करेगा। पहली बार कलिंग का उल्लेख यहीं पर मिलता है कि महापद्मानंद द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया, क्योंकि कलिंग को जीतने में सब असफल रहे थे, इसलिए कलिंग के बारे में कम जिक्र मिलता
है। और इस कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख, हालांकि ये हार जाता है, इसका उल्लेख अगर हम बात करें कि इसके उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख हमें खारवेल इंस्क्रिप्शन में, खारवेल के अभिलेख में प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है? खारवेल के अभिलेख में प्राप्त होता है। तो मित्रों कमेंट करके बताइए खारवेल का अभिलेख आपको मैं बता चुका हूँ, तो आप बताइए खारवेल का अभिलेख किसका अभिलेख था? जल्दी बताइए खारवेल का अभिलेख मित्रों किस राजा का खारवेल का अभिलेख कौन सा अभिलेख है? यहाँ पर ये बताइए कमेंट करके मित्रों, खारवेल के अभिलेख कौन सा अभिलेख था, ये बताना है आपको। ठीक है, जहाँ तक है आप लोगों ने सोचा होगा, बिल्कुल सही है। खारवेल का अभिलेख जिसको आप जानते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, किस नाम से? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसमें हमें मिलती है जानकारी कलिंग के आक्रमण की। किसकी आक्रमण की मिलती है जानकारी? कलिंग के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें जो महापद्मानंद है उसके बाद उसके सक्सेसर के बारे में, तो बात करते हैं। इसके बाद 8 राजा होते हैं। कितने राजा होते हैं? 8 राजा होते हैं, यानी इनके पुत्र ही हैं, ये 8 पुत्र हैं इनके। ठीक है, और ये आपस में ही क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं ये 8 पुत्र। कितने? 8 पुत्र। और इन्हीं में से एक महान और एक महानायक और या फिर एक योद्धा, एक लीडर के तौर पर निकलता है। और वो योद्धा जो है उसके नाम को अगर हम बात करें तो वो है घनानंद। क्या नाम है उसका? घनानंद। आप तो कहेंगे सर आपने इसे महान बता दिया, ये तो कायर था, भीरू था। तो इसलिए ये पहले तो इनके साथ इन्हें हराता है कंपटीशन से, और उसके बाद जब राजा बनता है तो सोचता है निष्कंटक राज्य करेंगे, अब कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। लेकिन यही निष्कंटकता इसके पतन का कारण बनती है, और यही इसके पतन का कारण बनती ऐसे है कि इसी के समय भारत पर एक आक्रमण होता है, और वो आक्रमण होता है सिकंदर ने आक्रमण किया। इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, ये विदेशी आक्रमण आ गए मित्रों भारत पर 326 बीसी में। कब किए हैं? 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया, यानी यूनानी आक्रमण भारत में क्या हुआ? हो गया है। तो इस तरह आप मित्रों यहाँ पर देख रहे थे कि भारत में मौर्य साम्राज्य से पहले कौन कौन से वंश आए थे मित्रों। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको बताए हैं। बृहद्रथ वंश आया, हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया। ठीक है, ये सारे वंश हो गए, उनके राजा हो गए। अब बात आती है कि इस वंश के या इस समय या मौर्य काल के पहले के बाद शासन में समाज कैसा था, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय की कृषि क्या क्या होते थे, उस समय के लोग क्या क्या खेल मनोरंजन के साधन थे। तो मित्रों ये हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसी समय जो भारत पर आक्रमण हुए हैं उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। यानी भारत पर 2 विदेशी इन्वेजन हुए हैं। एक आपका बताया विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा। देखो जैसे ये अभी डिस्कस किया था, तो आपको सबसे पहले बताया था कि भारत में विदेशी आक्रमण हुआ है ईरानी और यूनानी। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, और इसी के लिए अब देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का अगला टॉपिक, मौर्य के पहले भारत में कौन सा इतिहास है? मौर्य के पहले भारत में विदेशी आक्रमण यानी फॉरेन इन्वेजन जरा देखते हैं। क्या देखते हैं? विदेशी आक्रमण की कहानी समझते हैं। तो मित्रों आप जानते हैं कि भारत जो है काफ़ी आकर्षक का केंद्र रहा है विदेशियों के लिए, और इसी आकर्षण की आहट, इसी आकर्षण की ललक सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश जिसका नाम फारस है, जिसका नाम पर्सिया है, जिसको आज हम लोग ईरान के नाम से जानते हैं, यानी भारत पर सबसे पहले जिस वंश ने या जिस देश ने हमला किया वो देश था ईरानी। यानी भारत का सबसे पहले आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो सबसे पहले बात करते हैं फारस आक्रमण।
फारसी या ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण, तो भारत पर जो आक्रमण हो रहा है ईरानियों द्वारा, वो मित्रों हो रहा है 6वीं शताब्दी में। कब हो रहा है मित्रों? 6वीं शताब्दी में भारत पर पहला आक्रमण हुआ। ठीक है, तो 6वीं सेंचुरी में जो ईरान का शासक था, अगर हम ईरान के शासक के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो वंश राज कर रहा था ईरान में, वो वंश था मित्रों हकमानी वंश। कौन सा वंश था? हकमानी वंश। हकमानी वंश शासन कर रहा था। और ये जो हकमानी वंश है, इस वंश का जो रूलर था, इसका जो राजा था, उसके बारे में बात करें तो इस वंश का जो राजा था उसका नाम था साइरस। क्या नाम था मित्रों? साइरस नाम है। क्या नाम है? साइरस। तो साइरस के पुत्र, साइरस के बाद उसका पुत्र राजा बना जिसका नाम है डेरियस या दारा प्रथम। क्या नाम है? डेरियस, या एक नाम और है जिसे आप लोग जानते हैं, दारा प्रथम। तो भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रांता, आक्रमण करने वाला कौन निकला? भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया और भारत पर पहला आक्रमण जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम है डेरियस। ठीक है, क्या नाम है मित्रों? डेरियस। यानी डेरियस ने 522 से 513 बीसी के आसपास भारत पर आक्रमण किया है डेरियस ने। ठीक है, और इसके बारे में डेरियस ने ये शासन राजा बन रहा है। डेरियस के बारे में हमें जो जानकारी का स्रोत है, जो सोर्स है, वो मित्रों है बेहिस्तून अभिलेख। कौन सा है मित्रों? बेहिस्तून अभिलेख। बेहिस्तून अभिलेख। तो बेहिस्तून अभिलेख में मित्रों जानकारी मिलती है। इसमें हमें यहाँ पर जानकारी मिली कि 518-19 बीसी में डेरियस ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया? सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया मित्रों? सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। कहाँ पर? बेहिस्तून अभिलेख जो फारस में मिला है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि ये आपका कहाँ पर किया हमला? ये सिंध प्रांत पर हमला किया है। और ये जो अभिलेख है ये किस भाषा में है? ये फारसी भाषा में है। किस भाषा में मित्रों? फारसी भाषा में। और ये जो अभिलेख आपको मिला है, अगर हम प्राप्ति का स्थल बताएं, प्राप्ति का स्थल, तो ये मित्रों प्राप्त स्थल इसका है तक्षशिला, यानी आज का पेशावर में, पाकिस्तान में जो पास है, वहाँ पर ये अभिलेख हमको क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला में ये अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है मित्रों। ठीक, तो आप ये समझ रहे होंगे कि सिंध प्रांत पर उसने हमला किया है। इसके बारे में बेहिस्तून अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है और वो अभिलेख आपकी फारसी में है। इसके बाद अगर हम और बात करें डेरियस के बारे में, तो डेरियस ने इस प्रांत पर अपना शासन कर लिया था। और जब इस प्रांत पर उसने अपना शासन किया तो इस प्रांत से कुछ लूटा भी और कुछ इस प्रांत को दिया भी। तो लूटा हुआ माल तो ईरान वाले पढ़ेंगे, जो दिया है वो हम लोग पढ़ेंगे। बात समझे? यहाँ पे जो लूट के ले गए वो तो ईरान वाले जाने, जो हमें दे गया वो हम लोग पढ़ते हैं। तो डेरियस ने क्या किया मित्रों? तो डेरियस ने यहाँ पर इस क्षेत्र में सिक्के चलाए। क्या चलाए? सिक्के चलाए। सिंध प्रांत में 2 टाइप के सिक्के चलाए। एक चांदी के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलाए। और चांदी के जो सिक्के हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इन चांदी के सिक्कों को सोगदोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? सोगदोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोगदोई कहा जाता है। जबकि उसने जो सोने के सिक्के चलाए, किसके? सोने के सिक्के चलाए, उन्हें कहा जाता है डेरिक। क्या कहा जाता है मित्रों? डेरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेरिक। और यहाँ पर आपको एक बात और बता दें,
भारत में जो अभिलेख लिखने की कला या भारत में जो अभिलेख लिखने की बात जो आप देखते हैं अशोक के अभिलेख बहुत मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही सबसे पहले अभिलेख लिखने की बात का जिक्र हुआ है। और भारतीय या विश्व इतिहास में अगर हम बात करें सबसे पुराना जो अभिलेख मिला है वो डेरियस का ही अभिलेख मिला है, ठीक है। और यदि यहाँ पर हम ये भी बता दें सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है मित्रों, तो सबसे पुराना अभिलेख जो है वो बोगज कोई अभिलेख है। कौन सा है मित्रों वो है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? बोगज कोई अभिलेख है। और ये जो अभिलेख है वो किस भाषा में है मित्रों? ये आपकी खरोष्टी लिपि में है। किस में है? खरोष्टी लिपि में है। और खरोष्टी लिपि कैसी होती है? खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो बात यहाँ पे समझे आप लोग? बात समझे ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ईरानियों के द्वारा देन भी समझे, ईरानियों के द्वारा बेहतुस्तैन अभिलेख भी समझे, डेरियस के द्वारा बनाया हुआ बोगोज अभिलेख भी समझे जो ईरान में मिला है, ठीक। तो आप यहाँ के बारे में समझ गए होंगे कि ईरानियों ने क्या देन या क्या दिया है। अगर हम इस अभिलेख के बारे में बात करें तो ये 1400 BC के आसपास ये अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। इतना पुराना ये अभिलेख मित्रों है, ठीक है। इतना पुराना ये अभिलेख मित्रों है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा ईरानियों के बाद जो भारत पर हमला किया है वो है यूनानियों ने हमला किया है। किसने किया है? अगला जो भारत पर हमला हुआ है, अगले आक्रांता को देखें तो अगला भारत पर जो हमला हुआ मित्रों वो किसने किया है? विदेशी आक्रमण मौर्यों से पहले वो आक्रमण हुआ है यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा हुआ है मित्रों? यूनानियों द्वारा हुआ है, यानी ग्रीक्स के द्वारा हुआ है, ठीक है। अगला हमला ग्रीस के द्वारा। तो यूनानियों में जिस व्यक्ति ने हमला किया है वो है अलेक्जेंडर। क्या नाम है? अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मित्रों? सिकंदर के नाम से जानते हैं। और अलेक्जेंडर जो ग्रेट हैं ये महोदय भारत में जिस रास्ते का इन्होंने उपयोग किया था वो उन्होंने बाया ईरानियों के जो देश हैं यानी ईरान के रास्ते आए थे। ज़रा आपको एक बार वो रास्ता दिखा देते हैं मित्रों, किस रास्ते से ये भारत में प्रवेश कर गए थे उसको ज़रा देख लेते हैं। तो भारत में प्रवेश करने का जो रास्ता इनका है वो ज़रा देखते हैं कौन सा रास्ता है मित्रों इनका। ठीक है, तो ये रास्ता जो आप देख रहे हैं इस रास्ते के बाया ये रास्ते ये यहाँ पर क्या हैं? आए हैं। ये जो ईरान है इस रास्ते से ईरान के पर्चिया के रास्ते भारत इन्होंने प्रवेश किया था। ठीक है, तो रास्ता आप समझ गए होंगे किस रास्ते से ये भारत आए। ठीक है, सिकंदर के बारे में। ठीक है, तो अब हम सिकंदर की कहानी को ज़रा समझते हैं। सिकंदर जो है वो शासन कहाँ पे करता था? तो सिकंदर जो है वो यूनान के में शासन कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? यूनान में शासन कर रहा है। और यूनान का जो प्लेस है, यदि हम यूनान यानी ग्रीक, जो वर्तमान इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीक कहते हैं, ग्रीस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ईरान के एक शहर जिसका नाम है मकदूनिया, मकदूनिया में शासन करता है। कहाँ पर करता है? मकदूनिया में शासन करता है। और इस मकदूनिया में अगर हम राजा की बात करें तो इसका राजा कौन है? मकदूनिया में इसका राजा फिलिप है। कौन है? फिलिप। और इस फिलिप का ही पुत्र क्या है? इस फिलिप का ही जो पुत्र है जो सिकंदर के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? सिकंदर के नाम से जाना गया। और सिकंदर को द ग्रेट क्यों कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो सिकंदर को द ग्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कम वर्ष में, आयु में पूरे विश्व को विजय प्राप्त की थी। ठीक है, पूरे विश्व की विजय प्राप्त की थी। ठीक है,
तो सिकंदर जब भारत पे आ रहा था तो सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में हमला किया। 326 बीसी के आसपास क्या किया? आक्रमण किया। तो जब ये भारत पर आक्रमण कर रहा था तो सारे राजा रंक सब हारते जा रहे थे, सब हारते जा रहे थे। तो तभी इसे एक ऐसे राजा से मुलाकात हुई जिसने पहली बार भारत में से चुनौती दी, और वो राजा सिंध प्रांत का कौन सा राजा था? वो राजा था जिसने इसे चुनौती दी, वो था राजा आपका पोरस। कौन सा राजा था? पोरस। पोरस राजा था, और पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ। और सिकंदर और पोरस के युद्ध के बारे में आप जानते होंगे। और ये जो युद्ध हो रहा था वो युद्ध है आपका कौन सा? हाईडेस्पीस का युद्ध। कौन सा युद्ध है मित्रों? हाईडेस्पीस का युद्ध। ठीक है, या इसका नाम, एक नाम और अगर हम कर सकते हैं, बैटल ऑफ वितस्ता, यानी वितस्ता का युद्ध। बैटल ऑफ वितस्ता युद्ध। ठीक है, तो इस युद्ध में जो युद्ध हो रहा है, मैंने कहा सिकंदर और पोरस में, जिसमें सिकंदर जीतता है और पोरस आपका क्या हो जाता है? हार जाता है। लेकिन सिकंदर उसकी वीरता से खुश होकर उसे उसका राज्य लौटा देता है। इसके बाद होता क्या है? इसके बाद होता ये है कि सिकंदर बीमार हो जाता है और उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है। और इसकी सेना जो आगे बढ़ने से मना कर रही है, उस सेना के विरोध के कारण सिकंदर वापस लौटता है और रास्ते में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की अगर हम मृत्यु के बारे में बात करें तो सिकंदर 323 बीसी के आसपास, कब? 323 बीसी में कितने वर्ष का है? 33 वर्ष का है। क्या हो रही है? सिकंदर की मृत्यु हो रही है। और जो मृत्यु हो रही है वो कहाँ, जगह कहाँ पर है? वो मित्रों अपने देश भी नहीं पहुँच पाया और बेबीलोन में इसकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में इसकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी इस मृत्यु से पहले और भारत पर आक्रमण के बाद लौटने से पहले भारत में वो 2 नगर बसाता है। क्या बसाता है? 2 नगर मित्रों बसाता है। तो वो तो कौन से 2 नगर हैं उसके बारे में? एक नगर का नाम है विजयनगर। क्या नाम है मित्रों? नगर सिकंदर 2 नगर का निर्माण करता है। क्या करता है? 2 नगर बसाता है। 2 नगर बसाए। एक नगर जो है वो अपनी विजय के नाम पर विजयनगर साम्राज्य विजयनगर बसाता है, और दूसरा इसने अपने घोड़े के नाम पर बुकाफेला। क्या नाम है? घोड़े का नाम बुकाफेला नाम के घोड़े के नाम पर बसाया। और इसका एक नाम विजयनगर का और है निकैया। क्या नाम है? निकैया इसका नाम है। और ये जो घोड़ा है बुकाफेला के नाम से उसने अपना एक नगर बसाया था। भारत में 2 नगर बसाने के नाम पे भी सिकंदर को जाना जाता है। तो मित्रों ये 2 विदेशी आक्रमण हैं, और वो आपके 4 मौर्य साम्राज्य से पहले के भारत में कुछ शासक थे। ठीक है मित्रों, तो इस तरह इतिहास की जो कड़ी है वो बराबर चल रही है, और इसके साथ ही पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान के भी क्लास शुरू होने वाले हैं। और मित्रों इसके साथ एक और सूचना देनी है कि आप हमारे IAS ओरिएंटेड एडू चैनल सिनेरियो IAS को भी लाइक और सब्सक्राइब करिए, और उसमें जो वीडियोज़ ये मिल रहे हैं उनको बार बार देखिए। आपको ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है ये कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लिए ये जो PT फैक्ट्स हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और आपसे के ये एग्ज़ाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।